अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरा एक और चैनल है उर्दू नोवेलिया बाय निगहत, तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, उसे शेयर कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उस पर भी अपलोड स्टार्ट करूँगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक ही मोबाइल पर 2 चैनल मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मैं मोबाइल को मुसलसल इंगेज नहीं कर सकती और वीडियोज़ एडिट करने के लिए मोबाइल को इंगेज रखना पड़ता है। तो पहले मेरे पास एक और पुराना मोबाइल था जिस पर मैं उस चैनल के लिए वीडियोज़ एडिट कर देती थी, तो वो मैंने काफ़ी एपिसोड्स जो हैं वो एक के बाद दीगरे यानी मुसलसल अपलोड्स किए, लेकिन अब जो है वो मुझे प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से मैं उस चैनल पर कोई अपलोड नहीं कर रही। लेकिन इंशाल्लाह चंद एक नावल रह गए हैं जो उस पर दोबारा अपलोड करने हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द मैं करना शुरू कर दूँगी। लेकिन आप सब प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत थोड़े से हैं, जो 1000 होने बाकी हैं। तो आप सब जो है वो उसे शेयर कर दें और उसे सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाएगा। सिर्फ मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, वॉच टाइम उसका पूरा हो चुका है और कम से कम भी मेरा ख़्याल है 350 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए हैं और ये कोई मुश्किल नहीं है। जितने सब्सक्राइबर यहाँ पर हैं मुझे सुन रहे हैं, वो सब भी अगर उसे सब्सक्राइब कर देंगे तो वो भी इंशाल्लाह जल्द जो है वो मोनेटाइज़ हो जाएगा। तो आप सबसे ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को जो है वो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके जो है सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं हम नावल की जानिब। तो नावल की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाया करें। मुझे आप सबकी दिलचस्पी का अंदाज़ा होता है, कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड का, उसका भी अंदाज़ा होता है। मुझे मालूम है बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो नावल कंप्लीट होने के बाद सुनना शुरू करते हैं, लेकिन मैंने आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट कई बार की है कि जनाब आप जब मर्ज़ी नावल सुन लें, जब मर्ज़ी डाउनलोड करें, लेकिन आप सब जो है वो शुरू के 2-4 मिनट एपिसोड सुन लिया करें, मेरी बात सुन लिया करें और उसका जवाब दे दिया करें। तो उससे मुझे जो है वो खुशी हासिल होती है और मुझे अच्छा लगता है कि आप सब मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं, आप सब दिलचस्पी ले रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं भी थोड़ा-सा जो है वो एनर्जी बूस्ट हो जाती है और मैं जल्दी-जल्दी अपलोड्स जो है वो करती रहती हूँ। कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लिसनर्स जो हैं वो गैर हाज़िर होना शुरू हो गए हैं और मुझे उन सब की कमी बहुत महसूस होती है। नाम मुझे याद नहीं रहते, बहुत कम लोगों के नाम याद रहते हैं, लेकिन जब मुझे कमेंट नज़र आता है तो मुझे याद आ जाता है कि जी ये मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं और ये काफ़ी गैप के बाद या कुछ अरसे के बाद जो है वो कमेंट करते नज़र आ रहे हैं। तो आप सब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें। इसके अलावा आप सब कहाँ से, किस मुल्क से, किस शहर से मुझे सुन रहे हैं, ये भी ज़रूर बताया करें। उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे मालूम होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग जो हैं वो मुझे सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल जिसका नाम है इश्क़ नायाब, मुसन्निफ़ हैं फ़रहान ख़ान, किस्त नंबर 5। हैदर साहब बमा अहलो अयाल उनके घर पूरे 1 महीने के लिए आए थे। कुछ बिज़नेस के मसाइल थे और कुछ हानिया के सर्टिफिकेट जो यहाँ पाकिस्तान से उन्हें हासिल करने थे। उसके बाबा ने उसकी ड्यूटी लगा दी थी कि जैसे भी मुमकिन हो हानिया के साथ ताउन करे और वह ना चाहते हुए भी उसके साथ रहने पर मजबूर था। कई बार उसने लाडली से कहा कि वो कारोबार भी देख रहा है और उसे आगे पीछे भी काफ़ी फिरना पड़ता है, तो वो हानिया के साथ चली जाया करे और लाडली ने उसे यकीन भी दिलाया था कि वह जहाँ तक हो सका उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन जहाँ कोई मसला हुआ तो उसे मजबूरन बिग ब्रो के पास आना पड़ेगा। उस दिन भी वो ऑफिस में बैठे एक ज़रूरी काम निपटा रहा था कि उसका मोबाइल बजा। हेलो, उसने मसरूफ़ अंदाज में मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। कॉल तो देखकर उठा लिया करो कि किसकी आ रही है, आगे से लाडली ने उसे लताड़ा। जनाब देखकर ही उठाई है, वरना आप जानती हैं कि मैं हर किसी को लिफ्ट नहीं करवाता, उसने मजाक में बात उड़ाई। अच्छा क्या कर रहे हो और किधर हो, लाडली ने उससे मसरूफ़ अंदाज में पूछा। मैं ऑफिस में हूँ और एक ज़रूरी काम में फंसा हुआ हूँ। उसे अंदाज़ा हो गया था कि लाडली आगे क्या कहना चाहती है, इसलिए पहले ही जान छुड़ाना चाहिए। सब समझती हूँ आपके ज़रूरी काम और उनमें फंसा हो, लाडली ने जलकर कहा। हम वेट कर रहे हैं आपका फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सामने। इधर एक मसला हो गया और आपकी आमद मतलूब है, तो आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। लाडली ने बहुत ही इज़्ज़तदार इंसान बनते हुए अपनी बात मुकम्मल की, लेकिन वो उसके अंदाज में छुपी धमकी को भांप गया कि अगर ना गया तो क्या हाल होगा उसका। फिर भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
हमसे आपकी क्या मुराद है, ज़रा वाज़ेह तो कीजिए ना। एक शरीर मुस्कुराहट लबों पर बिखर गई। मेरा आप कोई लेना देना नहीं इस फेडरल बोर्ड से। आपको पता है मैं इस वक्त किसके साथ हूँ और क्यों हूँ। लाडली ने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया और वो उसके लहजे की संगीनी भांपता फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ। चाबी उठाई और बाहर निकल आया। थोड़ी देर लगी होगी उसको मतलूबा मुकाम तक पहुँचने में। इस्लामाबाद में एक मुनफरिद बात यह है कि जितना मर्जी रश हो, लेकिन सिग्नल फ्री ट्रैफिकिंग की वजह से बंदा अपनी मतलूबा जगह पर बगैर वक्त ज़ाया किए पहुंच जाता है। वो गाड़ी इमारत के सामने ले गया तो दूर से ही उसे लाडली और साथ में हानिया खड़ी नजर आई। वो गाड़ी पार्किंग में लगाकर सीधा उनकी तरफ गया और हाल अहवाल पूछने के बाद मसला दरियाफ्त किया। फिर उनके साथ अंदर गया और वहाँ जिधर लाडली और हानिया मिन्नत तरला करके भी डॉक्यूमेंट्स हासिल ना कर सके थे, उसने खड़े खड़े एक फ़ोन कॉल में कागजात निकलवाकर हानिया के हाथ में पकड़ा दिए और उन्हें साथ लेता हुआ बाहर की जानिब चल पड़ा। बाहर आकर लाडली ने भूख की रट लगा दी, लेकिन हानिया का इसरार सामने मौजूद रेडी वाले से समोसा चाट खाने का था, तो उधर ही गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने समोसा चाट खाई। उसे अच्छी तरह एहसास हो रहा था कि बैक व्यू मिरर से उस पर दो आंखें जमी हुई हैं। उसने सन ग्लासेस लगा रखे थे तो बड़े आराम से देख गया कि हानिया उसकी तरफ टुकर टुकर देखे जा रही है। उसे चिढ़ थी लड़कियों के इस तरह बेबाक होकर देखने से। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन जब उसका ताड़ना जारी रहा तो अपनी प्लेट ख़त्म करके उसने लाडली को कहा, मैं एक बहुत ज़रूरी काम दफ्तर में छोड़ कर आया हूँ, आप लोग जल्दी करें या अपनी गाड़ी में जाकर खा लें ये समोसा चाट, मुझे देर हो रही है। उसने अपनी बात मुकम्मल की और गाड़ी से बाहर निकल आया। वो दोनों भी हाथों में प्लेटें पकड़े बाहर निकल आईं। आपको तो हर टाइम बस ऑफिस का ख्याल ही रहता है, हमारी कोई परवाह ही नहीं आपको, लाडली ने उसे बेरब्त की सुनाई। कम अज़ कम बंदा किसी मेहमान का तो ख्याल कर ही लेता है। लाडली के चुप होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। देखो मेरी जान, आज मैं अपना काम छोड़ कर आया हूँ तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे लिए, उसने मुदब्बराना अंदाज में कहा। इसलिए आज मुझे वापस जाना है, हम किसी और दिन का तय कर लेते हैं। वो दिन पूरा का पूरा मैं आपको और आपके मेहमान को दूंगा, एंड दैट्स ए प्रॉमिस, उसने यकीनी अंदाज में कहा और लाडली चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। हानिया ने एक नज़र उस पर डाली और आहिस्ता से बाएं बोलती उसे नज़रों में उतारते हुए लाडली के पीछे तेज़ी से चल पड़ी। उसने एक नज़र दोनों को अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा और गाड़ी में बैठकर उसे जन से भगा ले गया। कार्ल कब से बैठा रपुंज़ल को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह समंदर किनारे बैठी दूर खला में तक रही थी, आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। कार्ल ने हौले से उसका शाना हिलाया। उसने चौंक कर कार्ल की तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ याद आ गया क्या? कार्ल ने उसकी सोच भांपते हुए दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। दिमाग में इतना कुछ है कार्ल कि बताने पर आऊँ तो वक्त कम पड़ जाए, और इतने आंसू हैं मेरे पास कि इस जैसा एक और समंदर बन जाए, उसने कार्ल की आंखों में देखते हुए कहा। गुलाबी आंखें और उनमें ठहरा ढेरों नमकीन पानी कार्ल को उसके दिल की हालत बता रहा था। मुझे इस काबिल समझो तो बता सकती हो, मैं बहुत गहरा हूँ, तुम्हारा राज राज रहेगा मेरे पास, कार्ल ने जताती नज़रों से उसे देखकर कहा। तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं बेखौफ सी तुम्हारे साथ इस वक्त यहाँ इस सुनसान साहिल पर मौजूद हूँ। लेकिन वो बातें ना पूछो जिनको बताते हुए मेरा दिल फट जाएगा। मेरी सांस रुकती है उस किस्से को दोहराते हुए। बस इतना जान लो कि तुम्हारी तरह मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, वो मुल्तजियाना अंदाज में बोली। मैं बहुत मुश्किल से दोबारा जीने के काबिल हुई हूँ, अब वही सब दोहराकर मेरे ज़ख्म फिर से खुल जाएंगे। उसने आंसू रोकते हुए उससे नज़रें चुरा लीं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सारे गम मैं ले लूँगा, मुझे अपनी कहानी सुनाकर तुम यकीनन बेहतर महसूस करोगी। कब तक यूँ अकेले यादों से लड़ती रहोगी? जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो फिर तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। कार्ल ने शिद्दत जज्बात से कहते उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वह इंतहाई बेबसी से उसे देखने लगी। कार्ल ने आगे होकर उसका सर अपने शानों से लगा लिया और कब से रुके आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। आज जितना रोना है रो लो रपुंज़ल, आइंदा मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं, कार्ल ने उसका सर थपकते हुए धीमे लहजे में कहा और वो हिचकियों से रो पड़ी। 2 दिन कराची में कैसे गुजरे उन दोनों को कुछ पता ना चला। अगला दिन भी क्लाइंट के साथ मामला तय करते गुजर गया। नायाब की और कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो दिन होटल में ही गुजारा। रात पता नहीं कब शहीर की वापसी हुई, उसे कुछ इलम ना था। सुबह उठी तो मोबाइल पर शहीर का मैसेज मौजूद था कि शाम 6 बजे की फ़्लाइट से वापस इस्लामाबाद जाना है। रात 9 बजे वो इस्लामाबाद पहुंचे और एयरपोर्ट से वापसी पर ही शहीर ने उसे घर ड्रॉप कर दिया। घर में दाखिल होकर वह सबसे मिली और मरियम खातून ने मिलते वक्त उसे जांचती नज़रों से देखा और फिर मुतमईन होकर उसे गले लगा लिया। माँ माँ होती है, एक नज़र में ही बेटी की शक्ल देखकर पहचान जाती है कि कहाँ से और क्या करके आ रही है। पापा हनूज घर से गायब थे, इसीलिए वो मामा और सीमाब से मिलकर सीधी अपने कमरे में आ गई। जो सुकून अपने घर और ख़ासकर अपने कमरे में होता है,
बंदा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वैसा सुकून हासिल नहीं कर सकता। मार्च का महीना चल रहा था, फिर भी उसने गर्म पानी से शावर लिया, अलमारी से ब्लैक ट्राउज़र और मैरून टी शर्ट निकालकर पहनी जिस पर गोल्डन कलर का यूनिकॉर्न बना हुआ था, और लैपटॉप गोद में रखती बेड पर पालती मारकर बैठ गई। बहुत मसरूफ़ टूर रहा था कराची का, और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था घूमने फिरने का या कुछ शॉपिंग करने का, वरना मामा पापा और सिमाब के लिए लाजमी कुछ लेकर आती। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। आई एम होम, शहीर का मैसेज स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। उसने मुस्कुराकर निचला होंठ दांतों में दबाया और जवाब लिखने लगी। यू आर अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ होम। उसने स्माइली के साथ मैसेज सेंड कर दिया। आई मीन टू से आई रीच होम। अब की बार शहीर ने गुस्से वाले इमोजी के साथ मैसेज किया। ओके अब सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ। उसने शहीर को चिढ़ाया। कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ लिया आपने जो इतनी थकन हो रही है? वह वाकई में चिढ़ गया था। सारा काम तो मैंने अगले दिन किया जब आप होटल में बिस्तर तोड़ रही थी, शहीर ने उसे जताया। जी नहीं, सारा काम तो मेरा था, अगर मैं साथ ना जाती तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलना था। उसने शहीर को फुल तपाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। इसीलिए तो आपको साथ रखता हूँ, आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हैं। जब से आई हैं मेरे सारे बिगड़े काम सही हो गए हैं। उसका जवाब मौसूल हुआ तो नायाब पूरे दिल से मुस्कुरा दी। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की कदर करते हैं। उसने दिल में सोचा और मैसेज टाइप करने लगी। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मैं आपके लिए लकी हूँ? उसने हंसी दबाते हुए मैसेज सेंड किया। मैं इस चांदनी रात को गवाह बनाकर कहता हूँ जिसमें आपकी जुल्फ़ें उड़ रही थीं और समंदर बागी था, कि आप मेरी खुशनसीबी की चाबी हैं। मैसेज पढ़कर वो उस हसीन रात में खो गई जब शहीर ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर ली थीं। शर्म से उसके रुखसार दहकने लगे और उसने टॉपिक चेंज कर दिया। खाना खाया आपने? कुछ और ना बन पाया था उसने यही मैसेज भेज दिया। भूख नहीं है और आपने कौन सा खा लिया? सीधी कमरे में आ गई और आप गोद में लैपटॉप रखे मैसेज पर मसरूफ़ हैं। नायाब ने मैसेज पढ़ते ही खिड़की की तरफ नज़र दौड़ाई जिसके आगे पर्दा पड़ा हुआ था। बहुत निशाने पर लगते थे उसके तुक्के। नायाब को अब भी यकीन नहीं था कि वो इतना ज़बरदस्त अंदाज़ा कैसे लगा लेता है। अभी वो जवाब टाइप ही करने लगी थी कि उसका एक और मैसेज आ गया। अब खिड़की से बाहर झांकना शुरू हो गई आप। और नायाब ने तो अपना सर ही पकड़ लिया। फिर रात देर तक वो उसको ऐसे ही मैसेजेस भेजकर तंग करता रहा और आखिरकार नायाब के बहुत शदीद नींद आई है कि जवाब में बाय कल मिलते हैं लिखकर वो खामोश हो गया। उसने टाइम देखा, घड़ी रात के 2 बजा रही थी। एक ज़ोरदार अंगड़ाई लेते हुए वो भी लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। जितनी बदगुमानी उसे शहीर से थी उसमें अब दरार पड़ना शुरू हो गई थी। उसे यकीन आना शुरू हो गया था कि वो कुछ शहीर ने कहा वो सच था। भला उसे क्या ज़रूरत है ऑफिस में ऐसी हरकतें करने की? ऐसे कामों के लिए और बहुत सी जगह हैं। वाकई शहीर सही कहता है, मैं अब तक तस्वीर का एक ही रुख देखती रही। इन्हीं बातों को सोचते वो न जाने कब नींद की वादी में खो गई। शहीर रात देर तक जागता रहा। उसकी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियों ने दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी एक हद से आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया था। लड़कियों की अदाएं उसके नज़दीक ड्रामों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी को सोच रहा था, और सिर्फ सोच नहीं रहा था बल्कि इन्वॉल्व भी हो रहा था। रात की इस वक्त वो नायाब से बात कर रहा था और यह सोच कर ही उसे पसीने आ रहे थे। उसे वो सब याद आ रहा था। कराची का होटल, नायाब का कमरा, उसका मदहोश हालत में होना, शहीर का उस पर पानी से भरा जग फेंकना। उफ, उसने आंखें सख्ती से मींच ली। उससे आगे वो सोचना नहीं चाहता था। और फिर नायाब का उसके सामने रोना। कोई लड़की इतनी मासूम भी हो सकती है भला? उसने खुद से कहा। क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होगी या सिर्फ बॉस होने की वजह से इज्जत करती है? उसने डरते डरते खुद से सवाल किया और जवाब नफ़ी की सूरत में आया। अगर सिर्फ मैं इन्वॉल्व होता तो रात को साहिल पर वो मेरा हाथ ना पकड़ती। उसने खुद को तसल्ली दी और लाइट ऑफ करके नायाब को सोचता रात के पता नहीं किस पहर सो गया। सुबह अलार्म बजा तो वो जो रात देर से सोया था एकदम से उठ बैठा। फ़ौरन से तैयार होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। नीचे आया तो बाबा और मामा को डाइनिंग टेबल पर मौजूद पाया। हाँ भाई बरखुरदार, कैसा जा रहा है आपका ऑफिस और क्या बना उस नए प्रोजेक्ट का? महमूद साहब ने उसकी भूरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। पापा वो ओके हो गया, बस 1-2 दिन में मुझे पेरिस जाना है। वहाँ मैंने कुछ आइटम्स फाइनल करने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पेरिस से इंपोर्ट करूँ सारा माल। उसने महमूद साहब को सारी तफसील से आगाह किया। विश यू गुड लक माई सन। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और नाश्ते में मशगूल हो गए। ऑफिस टाइम पर पहुंचा और गार्ड के सैल्यूट के जवाब में हल्का सा सर हिलाकर गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाई और अंदर बढ़ गया। तीसरे फ्लोर की लिफ्ट से बाहर आया और रुख सीधा नायाब के कमरे की तरफ किया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और यस के जवाब में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया।
सामने नायाब टेबल पर बैठी लैपटॉप पर कुछ टाइप करने में मशगूल थी। उसे देखकर एकदम से खड़े होने की कोशिश की तो उसने हाथ के इशारे से बैठा रहने का इशारा किया और उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ तो जनाब, क्या हो रहा है? उसने बशाश मूड में पूछा। सर, वो मैं आपकी कराची वाली मीटिंग के सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड के लिए टाइप कर रही हूँ, नायाब ने उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया। सुने, हनूज उसके चेहरे को देखते हुए वो बोला तो नायाब ने चौंक कर सर उठाया। जी सर, वो एकदम से अटेंशन होकर बैठ गई। मुझे अकेले में सर मत कहा करें, ये कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ गुजारिश है, वो इत्मीनान से बोला, वरना उसका दिल बेतरह धड़क रहा था। हया के मारे नायाब की नज़रें फ़ौरन से झुक गईं। वो उसकी बात का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। रात को मैं बहुत देर तक आपके बारे में सोचता रहा। नायाब को हनूज खामोश पाकर उसकी हिम्मत बंधी। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे शहीर ही बुलाया करें। ये सर लफ्ज़ मुझे बहुत फार्मल सा लगता है। वो हिम्मत करके बोल ही गया, एक शर्त पर। नायाब से उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल या अंदाज में उसकी तरफ देखा। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। शहीर के चेहरे पर उलझन के तासुरात छा गए। आप भी मुझे ये आप कहना छोड़ दें। नायाब उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई तो एकदम से मनोबोझ जैसे शहीर के सर से उतर गया और अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आई एम शहीर अहमद कुरैशी, कैन वी बी फ्रेंड्स? नायाब थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर एकदम से उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। आई एम नायाब जहीर एंड आई एम एक्सेप्टिंग योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब के नायाब भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते उसकी आंखों में देख कर बोली और दोनों हंस पड़े। पहली दफ़ा आपके तुम्हारे कमरे में आया हूँ। कोई चाय, कोई कॉफ़ी? और हाँ, मैं तो भूल गया, तुमको तो चाय पसंद है ना, तो फिर मुझे भी आज से चाय ही पसंद है। तो चाय मंगवा लो नायाब डियर। वो अपनी ही धुन में बोले गया और नायाब ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाकर 2 चाय लाने का बोल दिया। अगले 1-2 हफ्ते तक मुझे शायद पेरिस जाना पड़े। वो उसकी तरफ देख कर बोला, या अल्लाह खैर, कहीं फिर से मुझे साथ लेकर जाने का इरादा तो नहीं बना लिया आपने? नायाब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दिल तो यही था, लेकिन ऑफिस में फिर काम कौन देखेगा? मैं वहाँ से सब कुछ व्हाट्सएप कर दूंगा और तुमने यहाँ सारी डिटेल बनानी है उसकी, इसलिए तुम यहीं रहोगी। शहीर ने मायूसी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी ना के बाद उसे फैसला करने में बड़ी मुश्किल पेश आई हो। नायाब उसकी इस अदा पर खुलकर हंस पड़ी। शहीर को ऐसा लगा जैसे उसके चारों तरफ घंटियां सी बज उठी हों। मसहूर सा होकर उसके सभी चेहरे को देखने लगा। गालों पर पड़े गढ़े मोतियों जैसे सफ़ेद दांत और निचले होंठ की बाएं जानिब एक कदरे उभरा हुआ तिल। वो सीधी उसके दिल में उतर रही थी। नायाब भी उसको अपनी जानिब ऐसे देखता पाकर एकदम से खामोश हो गई। अभी वो कुछ बोलने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और ऑफिस बॉय हाथ में चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। चाय के कप मेज़ पर सजाकर वो चला गया तो नायाब ने उसकी तरफ देखा। चाय पीजिए, ठंडी चाय मज़ा नहीं करती, और अपना कप उठाकर उसने होंठों से लगा लिया। शहीर भी चुपचाप चाय पीने लगा। चाय पीकर वो अपने ऑफिस में आ गया और अपनी कुर्सी की पुश्त पर कोट फैलाकर आस्तीनें फोल्ड की और कुर्सी पर विराजमान हो गया। दिमाग अभी भी उस हंसी में खोया हुआ था। घंटियां अभी भी बज रही थीं। आसपास जैसे बहुत सी चाइम्स एक साथ बज उठी। मुस्कुराता हुआ वह अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुआ और टेबल पर पड़ी फाइल्स उठाकर पढ़ने लगा। नायाब अनदेखे जज्बों में बहना शुरू हो गई थी। एक तो बाहर का मौसम, ऊपर से इस्लामाबाद की हवाओं में रची हुई जंगली फूलों की खुशबू। बंदा वैसे ही मदहोश था फिरता है उस मौसम में, और ऊपर से जंगल जो बाहर की आमद के साथ ही सब्जे से ढक जाता है और इतना घना हो जाता है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक बमुश्किल पहुंच पाती है। ये मौसम का असर था या मोहब्बत की तपिश? उसे बाहर घूमना फिरना और टेरेस पर बैठकर डूबता सूरज देखना बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया था, और आजकल तो वैसे ही वो हवाओं में उड़ी फिर रही थी। शहीर से हुई मुलाकात को 2-3 दिन गुजर गए थे। उस दिन के बाद वो ऐसा मसरूफ़ हुआ कि ऑफिस में कम ही नज़र आता था। वो भी काम में फंसी रही, क्योंकि शहीर की गैर मौजूदगी में उसे सब कुछ संभालना पड़ता था। अगले हफ्ते की बात है। छुट्टी का दिन था और सब घरवाले मरियम खातून की बहन और उसकी खाला की अयादत करने पिंडी गए हुए थे और वो घर पर अकेली थी। उसने अपने लिए चाय बनाई और टेरेस पर चली आई। बाहर की नरम धूप बहुत भली महसूस हो रही थी। इजी चेयर पर बैठकर उसने लैपटॉप खोला और गोद में रख लिया। दूर आसमान पर बादल की टुकड़ियां मौजूद थीं और वो उनके नज़ारे में खोई हुई थी कि उसका मोबाइल बज उठा। बॉस कॉलिंग देखकर उसने मुस्कुराकर फ़ोन कान से लगा लिया। तो आपको आज फाइनली हमारी याद आ ही गई, वरना तो जनाब दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भूल ही गए थे। कोई नायाब नाम की लड़की भी है, उसने खुशगवार मूड में कहा। जी हाँ, आ ही गई आपकी याद, और मुझे ही आई, वरना आप जनाब को तो फुर्सत ही नहीं कि टेरेस से उठकर कोई काम धंधा भी कर लें। शहीर ने फिर से सही तुक्का मारा जो निशाने पर लगा। एक तो आप इतने परफेक्ट तुक्के कैसे मार लेते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाई। वो उसके तुक्कों की तारीफ करते हुए बोली। आज उसने आसपास देखने की जहमत नहीं की, वरना वो एक और तुक्का लगा जाता।
और वो भी निशाने पर ही लगता। बस जनाब, अपनी अपनी क्वालिटी होती है, लेकिन आज मैंने तुक्का नहीं मारा। इधर देखो। हेलो। और वो जो बहुत रिलैक्स माहौल में चेयर पर इजी होकर बैठी थी, गड़बड़ाकर एकदम सीधी हुई और ग्रिल से बाहर झांका। वो सामने रोड के पार गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था और मोबाइल हाथ में पकड़े उसे ही देख रहा था। आज पहली बार वो उसके सामने फॉर्मल लिबास में आया था। ब्लू जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट और ऊपर काली लेदर की जैकेट, नीचे ग्रे जॉगर्स पहने। उसकी नज़र खुद पर पड़ते ही वो हाथ हिला गया। एक खुशगवार हैरत ने नायाब को अपनी लपेट में ले लिया। आप यहाँ कैसे? एड्रेस कहाँ से मिला? उसके मुंह से बमुश्किल चंद बेरब्त जुमले निकले। देखो ना, दोस्ती की है तो फिर पता भी होना चाहिए कि दोस्त कहाँ रहती है। शहीद ने उसको मजीद हैरान किया और वह अपना एक हाथ मुंह पर रखे बेयकीनी किसी कैफियत से उसे देखे जा रही थी। अच्छा आओ ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शहीद ने उसे बाहर बुलाया। नहीं, आप अंदर आएँ, पहली बार आए हैं घर। उसने शहीद को अंदर बुलाना चाहा। घर पर कोई था नहीं तो वो ऐसे ही छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहती थी। यार फिर कभी आ जाऊंगा अंदर, लेकिन अभी तुम बाहर आओ। देखो तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मुझे कुछ बातें भी करनी है तुमसे। शहीद ने उसे समझाना चाहा। मैं अकेली हूँ घर पर, लाग करके आना पड़ेगा। अब मामा पापा किसी भी टाइम आ सकते हैं। उसने आखिरी कोशिश की। ओहो, क्या मसला है यार, तुम बस आ जाओ। बोलो ऑफिस से कॉल आ गई है, ज़रूरी काम है, तुम्हें बुलाया है। शहीद ने जैसे घर लाग करने का जवाब पेश किया। आहा, कितने आराम से कह रहे हैं कि ऑफिस से कॉल आई है। मेरी मामा को जानते हैं ना, बाल की खाल निकाल लेती हैं वो। उसने नाक चढ़ाकर शहीद को जताया। यार सारा बैलेंस ज़ाया करवा रही हो मेरा। इतनी मुश्किल से इजी लोड वाली सबा बनकर किसी से 20 रुपए इस शर्त पर उधार लिए हैं कि बाद में वापस कर दूंगी। शहीद ने बेचारगी से कहा। वो मुंह पर हाथ रखकर बेख्तियार कहकहा मारकर हंस ही तो पड़ी थी। कोई हाल नहीं है आपका, बातें बनाना तो कसम से आप पर ख़त्म है। हंसी रोकते हुए उसने कहा और 15 मिनट इंतज़ार का कहती अंदर आ गई। जल्दी से मुंह धोया, जॉगिंग ट्राउज़र पर हुड चढ़ाई और नीचे जॉगर्स पहनकर बाहर आने लगी तो शहीद की फिर से कॉल आने लगी। आ रही हूँ, थोड़ा तो टाइम देना। उसने कोफ्त में मुब्तला होते हुए कहा। जितना मर्जी टाइम लो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक पानी की बोतल ले आना, मेरे पास नहीं है। वो बोतल लिए घर से बाहर आई और दरवाज़ा लॉक करके चाबी उसने पास पड़े गमले के नीचे छुपाई और बाहर निकल आई। जी, क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई जो आप मुझे लेने घर पहुँच गए? गाड़ी में बैठते उसने शहीद की तरफ देख कर कहा। पहले घर वालों को कॉल कर दो कि ऑफिस जा रही हो और लेट हो जाओगी, फिर बताऊंगा कि क्या प्लान है। शहीद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे आप मशकूक लग रहे हैं, साफ साफ बताएं कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे। नायाब ने उसकी तरफ मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा। ओ मेरी प्यारी सी दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा मूड था कि आज ट्रेल 5 पर जाएं, हाइकिंग करें और कुछ टाइम साथ गुजारें। शहीद ने सारी बात उसे बताते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। वाह, ट्रेल 5, आई लव इट। सुना तो बहुत है लेकिन मेरा कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आज तो फिर सच्ची में बहुत मज़ा आना है, उसने खुशी से उछलते हुए कहा। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ के दामन से कुछ रास्ते पहाड़ की तरफ जाते हैं। इंतज़ामिया ने उन रास्तों को ट्रैक बनाकर आवाम के लिए खोला हुआ है। इशारों और साइन बोर्ड्स की मदद से बंदा ऊपर तक हाइकिंग करता है। रोज़ाना लोगों की बड़ी तादाद यहाँ सुबह से लेकर शाम तक आती है। ट्रायल 5 भी उनमें से एक ट्रैक है जो कुदरती हुस्न से माला माल है। कुदरती चश्मे और जगह जगह फैला सब्ज़ा लोगों को यहाँ खींच लाता है। शहीद ने अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ मतलूबा रास्ते पर डाल दी। रास्ते में ही नायाब ने अपने घर वालों को फ़ोन किया और ऑफिस का बताकर यह भी बता दिया कि वो लेट हो जाएगी और ये भी कि चाबी उसने कहाँ छुपाई है। शहीद उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा तो उसने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और बात ख़त्म करके कॉल काट दी। जल्द ही वो दोनों ट्रेल 5 पर पहुंच चुके थे। शहीद ने गाड़ी की डिग्गी से बैग निकाला और अपने कंधों पर पहन लिया। गाड़ी लॉक की और उसे साथ लिए ट्रैक के अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी दिन मसरूफियत में गुजारकर आज छुट्टी का दिन आया तो उसका दिल मचलना शुरू हो गया। 2-3 दिन हो गए थे नायाब को देखे हुए। आज उसका इरादा था कि वो उसको एक बार देख ही ले। घर उसको पता था कि कहाँ है, इसलिए वो गाड़ी लेकर चल पड़ा। रास्ते में ही उसने सोचा कि अगर नायाब उसके साथ जाने पर तैयार हो गई तो वो उसे ट्रेल 5 पर ले जाएगा। एक तो जगह बहुत पुरसकून थी, ऊपर से उसे कुछ बातें भी करनी थी नायाब से। घर पहुंचने पर वो उसे टेरेस पर ही बैठी नजर आ गई और उसने उसे मना कर ही छोड़ा। जब वो गेट से बाहर निकली तो वो 1 मिनट के लिए मबहूत रह गया। ग्रे जॉगिंग ट्राउज़र पर नेवी ब्लू हुड, जिसकी टोपी सर पर थी, नीचे काले जॉगर्स पहने वो बहुत स्मार्ट नज़र आ रही थी। उसकी सडूल टांगों पर चुस्त ट्राउज़र बहुत जच रहा था और हुड में उसकी फिगर बहुत स्मार्ट लग रही थी। हुड की टोपी से उसके अखरोटी बालों के कुंडल बाहर निकले हुए थे और आंखों पर लगी लाइट ब्राउन ग्लासेस में वो किसी मॉडल से कम नज़र नहीं आ रही थी। माशा अल्लाह, अल्लाह मेरी काली नज़र भी ना लगाए उसे, शहीद के मुंह से बेइख्तियार निकला
और उसने अपनी नज़रें चुरा ली। वो वाकई नज़र लग जाने की हद तक क्यूट लग रही थी। गाड़ी में बैठते उसने हस्बे आदत अपनी टांग पर टांग चढ़ाई तो खुदा हाल कुछ और वाजे हो गए। शहीद के लिए ऐसे लम्हात अक्सर बहुत मुश्किल भरे होते थे। वो जितनी कोशिश करता पिछली चीज़ों को भूलने की, कोई नई बात ऐसी हो जाती कि नायाब फिर से उसके हवासों पर छा जाती। उसके बैठते ही हल्की फुल्की नोक झोंक के बाद शहीद ने एक सर्द आह भरी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने बहुत कोशिश की कि कार्ल को बता दे कि उसके दिल में क्या है, लेकिन फिर वो चाहते हुए भी कुछ ना बोल सकी। कार्ल ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया कि जब उसका दिल हुआ वो खुद बता देगी। हाथ पकड़कर उसे उठाया और वापसी की राह ली। सारे रास्ते वो खामोश रही और कार्ल ने भी उसको नहीं छेड़ा। कॉटेज में आकर वो सीधी अपने कमरे में चली आई। क्लारा खातून ने उससे खाने का पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। दिल अजीब सा बोझल हो रहा था। आज वो उस शख्स को बहुत शिद्दत से याद कर रही थी। बेचारे कार्ल को भी उदास कर दिया। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो अक्सर तन्हाई का शिकार हो जाया करती थी। उसे पता था कि किसी भी वक्त बगैर किसी वजह के उसका मूड ऑफ हो जाता है। रात को खाने पर क्लारा खातून ने उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया और वो सोने के लिए लेटी तो क्लारा खातून ने उसे बताया कि कल सुबह वो लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं। हालांकि उसका दिल नहीं था वापसी का, लेकिन वो खामोश रही। यहाँ रहकर करना भी क्या था अब, और वापस जाकर भी। उस पर फिर से दौरा पड़ गया था और अब की बार यादें पूरी शिद्दत से उस पर हमलावर हुई थीं। इन्हीं सोचों में घिरी न जाने कब वो नींद की वादी में उतर गई। अगली सुबह बहुत मसरूफ़ साबित हुई। सामान की पैकिंग, मिलना मिलाना। ऐना ने उसे दोबारा आने की दावत दी और अब की बार ज़्यादा टाइम के लिए आने का बोला। सबसे मिलकर वो गाड़ी में बैठी मिसिज एंड मिस्टर ऑलिवर का वेट कर रही थी कि कार्ल उसकी तरफ की खिड़की में नमूदार हुआ। उसने मुस्कुराकर शीशा नीचे किया। तो तुम जा रही हो? कार्ल ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जाना तो है, आज नहीं तो कल। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था जाने का, लेकिन घर से फ़ोन आ रहे हैं और वो लोग बुला रहे हैं मुझे। उसने कार्ल को झूठी तसल्ली दी। उसने पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देखा, जैसे अंदाज़ा लगाना चाह रहा हो कि आया वो सच बोल रही है या उसे टाल रही है। अगर तुमको बुरा ना लगे तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। मैं वापस कोपनहेगन आकर तुमसे रब्ता करूँगा। कार्ल ने नज़रें झुकाकर अपना मुद्दा बयान किया। एक लम्हा सोचने के बाद उसने अपना नंबर उसे नोट करवाया और उसे नज़रें चुराती गोद में रखे अपने हाथ देखने लगी। मैं तुमसे मिलूंगा रपुंज़ल, कार्ल ने उसकी तरफ देखकर कहा और वहाँ से चला गया। वो उसकी पुश्त को घूरती रह गई। वापसी का सफ़र भी निहायत खामोशी से गुजरा। पहले तो अंकल ऑलिवर ने उससे बात करने की कोशिश की, उसे हंसाने में भी लगे रहे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और पाकर क्लारा खातून ने उनको मना कर दिया। वो वैसे भी उसके मामले में हमेशा मोहतात रहती थी। वापस आकर उन्होंने उसको उसके घर के सामने उतारा और अपने घर की राह ली। वो सबसे मिल मिलाकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर बैठकर सर घुटनों में दे दिया। कार्ल का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा था उसने। अब उसे शिद्दत के साथ एहसास हो रहा था, उसके साथ जो भी हुआ उसमें कार्ल का तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि वो तो उससे दूर दूर भी रहता था। बड़ी ही तो वो थी कार्ल की तरफ, और जब कार्ल ने उसको संभालना चाहा तो उसने साफ मना कर दिया और इग्नोर भी किया। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कार्ल। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू। उसने अफसोस से सोचा, इतने अच्छे बंदे का दिल तोड़ने पर उसे वाकई शर्मिंदगी हो रही थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर उसने आंखें मूंद ली तो गर्म आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके रुखसार को भिगो गए। वो दोनों थोड़ी देर ट्रैक पर चलते रहे और फिर नायाब ट्रैक से उतरकर अंदर जंगल में बढ़ गई। शहीर भी उसके पीछे हो लिया। उन्होंने वो साइन यकसर नज़रअंदाज कर दिए जो जगह जगह मौजूद थे और जिस पर ट्रैक ना छोड़ने की ताकीद की गई थी। अपनी धुन में मगन वो दोनों आगे पीछे चलते जा रहे थे। नायाब आगे थी और शहीर उसके पीछे आ रहा था। चलते चलते उसकी नज़र नायाब की चाल पर पड़ जाती और वह एक सर्द आह भर कर रह जाता। नायाब को एहसास हो गया कि शहीर की नज़रें कहाँ हैं, तो वो एकदम रुक गई, मुड़कर उसे देखा और वापस उसके पास चली आई। आप आगे चलें, मुझे रास्ते की समझ नहीं आ रही। नायाब ने चिढ़ते हुए उसका ध्यान वहाँ से हटाया जहाँ से गड़बड़ शुरू होती थी। वो थोड़ा शर्मिंदा होता हुआ आगे बढ़ गया। उसे शिद्दत से अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास हो रहा था। लड़की ज़ात बहुत हसास होती है। किसी का घूरना उसे फ़ौरन से पता लग जाता है, और घूरने वाला भी अगर शहीर जैसा हो। उसने अपने बाल हाथों से संवारे और एक सीध पकड़कर चलने लगा। मौसूफ की नज़रें ही काबू में नहीं रहती। पता होता तो बुर्का पहन कर आती। नायाब की बड़बड़ाहट बहुत धीमी थी, लेकिन शहीर के तेज़ कानों में पड़ गई और वो मज़ीद खज्जल होकर अपनी रफ्तार तेज़ कर गया। एक जगह पानी का चश्मा देखकर उसने वहाँ बैग रखा और नीचे घास पर बैठ गया। नायाब भी उसके सामने बैठ गई। वाह क्या जगह है! वो पूरी तरह उस खूबसूरत माहौल में खोई हुई थी और गर्दन घुमाकर चारों जानिब देख रही थी। शहीर ने बैग से थर्मास निकाला और उसके ढक्कन में चाय डालकर नायाब को दी। उसने कप पकड़ लिया और चुस्कियाँ लेने लगी। क्या बात करनी थी आपको? नायाब ने उसकी तरफ देखते हुए चाय की चुस्की ली। मैं कल रात की फ़्लाइट से पेरिस जा रहा हूँ।
और उसका कप मुंह तक ले जाता हाथ हवा में ही रह गया। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और वो पहले ही बता चुका था कि उसने पेरिस जाना है, लेकिन नायाब को पता नहीं क्यों बेचैनी शुरू हो गई। थोड़ी देर वो उसी तरह गंग बैठी रही, फिर नजरें झुका गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस मौका पर वो क्या कहे। कुछ तो बोलो, ऐसे खामोश तो ना रहो। शहीद ने उसके चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिया। चाय बहुत अच्छी बनी है, आपने खुद बनाई है क्या? नायाब ने मग से आखिरी घूंट लेते हुए कहा। साफ पता लग रहा था कि वो मौजू तब्दील कर गई है। मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम चाय में फंसी हुई हो। अब के तो शहीद सच में चिढ़ सा गया और उठकर पानी के चश्मे की तरफ चला गया। ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो आंखों और कानों की हिद्दत थोड़ी कम हुई, वरना नायाब ने उसके होश उड़ाए हुए थे। एक तो मौसम कमाल का, ऊपर से नायाब का मासूम हुस्न उसे पागल किए दे रहा था। थोड़ी देर वो वहीं बैठा रहा और फिर जूते उतारकर पैर भी पानी में डाल लिए। नायाब को एहसास हो गया था कि शहीर की नज़रें कहाँ जमी हुई हैं, और बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि इस जंगल बियाबान में वो बहक जाए। शुरू में उसे शहीर से डर तो ज़रूर लगा था, मगर वो जानती थी कि वो इतना भी बेएतबार नहीं कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा जाए। और कुछ अपने दिल का भी जोर था। कुछ भी हो जाए, उसे पता था कि वो शहीर को एक हद तक मना कर सकती है, उससे आगे उसकी ज़्यादा नहीं चलनी। इसीलिए उसने शहीर को आगे कर दिया और खुद पीछे हो गई थी। पेरिस जाने की बात भी गोल कर गई और अब शहीर को दूर चश्मे पर बैठे देखकर मुस्कुरा रही थी। ओए मिस्टर, लड़की को अपने साथ लाकर वो भी ज़बरदस्ती अब खुद दूर जाकर बैठ गए हो, ये तो बहुत गलत बात हुई। उसने शहीर को देखकर ऊंची आवाज़ में कहा। कोई जवाब ना मिलने पर खुद उठी और जाकर उसके बराबर में बैठ गई। अपने भी जूते उतारे और अपने दूधिया पैर पानी में उसके बराबर डाल दिए। एक सुकून उसके अंदर तक सरायत कर गया। तो आप जा रहे हैं, कब तक वापसी होगी जनाब की? उसने हंसते हुए शहीर की तरफ देखा। मैं इतने दिन क्या करूंगी, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं। कौन मेरी जासूसी करेगा कि मैं कहाँ बैठी हुई क्या कर रही हूँ? उसने इतनी मासूमियत से कहा कि शहीर की बेख्तियार हंसी छूट गई और फिर दोनों पर ही हंसी का दौरा सा पड़ गया। हंस हंस कर दोनों की आंखों में पानी आ गया। मैं तो बैग में खाने का सामान भी लाया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर खाने बैठे तो लेट हो जाएंगे, इसीलिए वापस चलते हैं। वो भी यही कहना चाह रही थी। जी वापस चलते हैं, घर वाले भी शायद आने वाले हों, उसने उठते हुए होले से कहा। काश हम यहीं रह जाएं और ये वक्त थम जाए, शहीर के मुंह से अचानक निकला। काश, मेरा भी दिल यही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी जो ठहरी। नायाब ने हसरत से कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करना चाहा, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। नाजुक हो, नाजुक रहो, अपनी हिम्मत से बड़े काम करोगी तो गिर जाओगी। शहीर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला और साथ ही उठ खड़ा हुआ। वापसी की सिमत मुतय्यन करके वो दोनों बातों में मशगूल चल पड़े। रास्ते में नोक-झोंक चलती रही उनकी। काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन वो जगह नहीं आई जहाँ से ट्रैक छोड़कर वो दोनों जंगल में दाखिल हुए थे। सूरज गरूब हो चुका था और आसमान पर हल्की सी लाली बाकी रह गई थी। शहीर, ये वो रास्ता तो नहीं है जहाँ से हम आए थे? नायाब ने परेशानी से शहीर का कांधा थामते हुए कहा। मुझे भी यही लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए हैं। शहीर के लहजे में परेशानी वाज़ेह थी। वो अपनी वजह से परेशान नहीं था, उसे फ़िक्र थी तो सिर्फ नायाब की। वो लड़की ज़ात थी, घर में उसके लिए 100 किस्म के मसाइल हो सकते थे। शहीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हम भटक गए तो क्या होगा? उसने शहीर के बाजू पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। उस लम्हे वो भूल गई थी कि इसी शहीर से वो शाम को खौफज़दा हो रही थी। फ़िक्र ना करो बेबी, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। शहीर ने उसे खोखली तसल्ली दी और साथ ही रुक गया। अपना मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन पर लिखा नो सिग्नल उनकी आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फेर गया। नायाब उसके बाजू के साथ बिल्कुल चिमटी हुई थी और वो उसके जिस्म में होती लर्जिश बाकायदा महसूस कर सकता था। घबराओ नहीं यार, तुम मेरी भी हिम्मत तोड़ रही हो। शहीद ने उसके अपने बाजुओं के हिसार में लिया और उसकी कमर सहलाने लगा। प्लीज़ घबराओ नहीं, अल्लाह मदद करने वाला है, इंशाल्लाह हम बाहर खैरियत से निकल जाएंगे। शहीद ने उसे तसल्ली दी और वो खामोशी से उसे जकड़े खड़ी रही। जैसे थोड़ा सा वो आगे पीछे हुआ तो नज़रों से ओझल हो जाएगा। शहीद, मामा पापा आने वाले होंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी अगर हम यहीं फंसे रहे तो? उसने रुहासा होते हुए शहीद का बाजू हिलाया। शहीद ने फिर से मोबाइल निकालकर हवा में लहराया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर थोड़ा सा साइड पर हुआ। अचानक से चिल्लाया, आए सिग्नल आया, और साथ ही किसी को कॉल मिला दी। थोड़ी ही बात हुई होगी कि सिग्नल चले गए। वो उसकी तरफ आया। मैंने अपने दोस्त एहसन को कॉल कर दिया और उसे सब बता दिया है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। उसे वहीं नीचे घास पर बिठाकर वो मोबाइल की टार्च जलाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। वो अपना मोबाइल हाथ में पकड़े ज़मीन पर बैठी परेशान सी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद हाथ में चंद लकड़ियाँ उठाए शहीद की वापसी हुई। मेरे दोस्त ने कहा है कि आग जलाकर बैठ जाओ, रेस्क्यू वालों को आग का बता दिया है, वो खुद तलाश कर लेंगे। शहीद ने उसे तसल्ली दिलाई। लकड़ियों का ढेर लगाया और जेब से लाइटर निकालकर लकड़ियाँ जलाने लगा।
आप सिगरेट पीते हैं? उसने शहीर की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों? नहीं, वैसे ही पूछा। वो मुस्कुराकर उसे आग जलाते देखने लगी। अंधेरा पूरी तरह फैल गया था। आसपास दरख्त थे, दोनों आमने सामने बैठे और उनके दरमियान रोशन आग। खामोशी में सूखी लकड़ियां तिड़कने की आवाज़ इस भरे जंगल में अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी और उसकी रोशनी दोनों के चेहरों पर रक्सा थी। दोनों खामोश थे, लेकिन नायाब जानती थी कि उसकी तरह शहीर के दिल में भी ढेरों खदशात ठहरे हैं। जो वक्त गुजर रहा था उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। अचानक गीदड़ ऊंची आवाज़ में कहीं पास से चिल्लाया। और फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे जंगल में मौजूद गीदड़ चिल्ला चिल्लाकर उसकी आवाज़ का साथ देने लगे। उसे एक अजीब वहशत ने अपनी लपेट में ले लिया। वह फौरन से अपनी जगह से उठी और शहीर के पास जाकर उसके बाजू से लगकर बैठ गई। शहीर, ये क्या है? ये किस जानवर की आवाज़ें हैं? सख्ती से शहीर का बाजू जकड़ती वो सहमे हुए लहजे में बोली। ये गीदड़ हैं, इस जंगल में कसरत से पाए जाते हैं। इनके अलावा लोमड़ी और खंजीर भी बकसरत मौजूद हैं। शहीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। वह थोड़ा और सहम गई और रोहांसा होते हुए बोली, इतनी खतरनाक जगह पर मुझे लाने की क्या ज़रूरत थी? अकेले ही आ जाते। शहीर उसकी बात पर कहकहा मारकर हंस पड़ा। मुझे पता होता कि दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी तो कुछ और मांग लेता। शहीर ने उसका सर अपने कांधों से लगाते हुए जवाब दिया। कौन सी दुआ? उसने उलझन से शहीर की तरफ देखा। काश हम यहीं रह जाएं और यह वक्त थम जाए, ये वाली दुआ। शहीर ने वही लहजा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। कोस रही हूँ उस वक्त को जब मैं तुम्हारे साथ बगैर सोचे समझे चली आई, नायाब ने झंझलाकर जवाब दिया। तुम्हारे? वाह, तो आज जनाब ने मुझे तुम कह ही दिया, शहीर खुश होते हुए बोला। बहुत खुशी हो रही है ना? दांत अंदर नहीं जा रहे, कोई चांस नहीं यहाँ से निकलने का और तुम खुशियाँ मना लो। वो रो देने की करीब थी। देखो नायाब, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई हमें रेस्क्यू करने आएगा तभी हम वापस जा सकते हैं, वरना इस अंधेरे में मजीद भटकने के चांसेस हैं। शहीर उसे समझाते हुए बोला तो वह चुपचाप उसे देखी गई। जब इधर टाइम गुजारना ही है तो अच्छे से गुजार लो, टेंशन लेने से कोई काम जल्दी नहीं होता। हाँ, ख़राब ज़रूर हो जाता है। शहीर ने उसका सर हौले से थपथपाया। बात उसकी समझ में आ गई और वो खामोशी से शहीर के कंधे पर अपना सर रखे सख्ती से उसका बाजू जकड़े चिपक कर बैठ गई। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। उसकी लाडली से फिर कोई बात ना हुई। घर में भी उसका आना जाना कम ही रहा। काम में ऐसी मसरूफियत थी कि वो बाबा के कई बार कहने के बावजूद घर जल्दी नहीं आ सका। संडे था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया और लाडली दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। प्रो, आज तो संडे है, आज तो ना जाओ ऑफिस। लाडली ने उसे अफसोस से देखते हुए कहा। चंदा काम है कुछ इसलिए, वरना मेरा इरादा छुट्टी इंजॉय करने का था। उसने अपनी चहीती बहन के बाल बखेरते हुए कहा। आप नहीं जा रहे एंड दैट्स फाइनल, वो गुस्से से बोली और वो एक ठंडी सांस लेकर उसकी तरफ पूरा घूम गया। अच्छा, क्या प्लान है? वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए बात को सुलझाते हुए बोला। हम मुनाल जा रहे हैं। लाडली ने एक पहाड़ी मुकाम का नाम बताया जो कि मार्कला के टॉप पर है और उसकी तरफ देखते हुए अपना प्लान बताना शुरू किया। वहाँ हम लंच करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। वो जैसे सारी प्लानिंग किए बैठी थी। थोड़ा आगे विस्परिंग पाइन्स रिजॉर्ट्स हैं। रात को वहाँ बॉन फायर का प्रोग्राम होता है आजकल। रात देर तक हम वहाँ इंजॉय करेंगे। मेरी फ्रेंड भी वहाँ ठहरी हुई है, उसने मुझे सारा बता दिया है। लाडली ने एक ही सांस में सारा प्रोग्राम उसके गोश गुजार कर दिया। ओके चलो। कुछ देर सोचने के बाद उसने लाडली को ओके का सिग्नल दिया और वो याहू का नारा लगाते हुए कमरे से बाहर दौड़ गई। दोपहर को वो, लाडली और हानिया उसकी गाड़ी में बैठे मोनाल की तरफ जा रहे थे। मार्च का महीना चल रहा था और ऐसे मौसम में वो बजाय मौसम एंजॉय करने के मज़ीद उदास हो जाता था। बहुत सी पुरानी यादें उस पर एक शिद्दत से हमला आवर होती। सारी खुशकुन यादें उन्हीं मौसमों से तो जुड़ी थीं उसकी। आधे घंटे में वहां पहुंचकर उन्होंने लंच किया और कुछ देर गपशप करने के बाद वो आगे निकल पड़े। हानिया आज बहुत एहतमाम से तैयार हुई थी। फुल मेकअप में वो किसी मॉडल से कम नज़र नहीं आ रही थी। गोरा रंग, खुले बाल, जीन्स की चुस्त पैंट और ऊपर छोटी सी टी शर्ट जिसमें उसके जिस्म के खदोखाल वाजे हो रहे थे। नीचे हाई हील्स के सैंडल। उसे पता भी था कि पहाड़ी मुकाम पर जा रहे हैं, फिर भी वो सैंडल पता नहीं क्यों पहन आई थी। थोड़ी देर में विस्परिंग पाइन रिजॉर्ट्स पहुंच गए। बहुत अच्छी और पुरसकून जगह थी। वहां उतरकर उन्होंने शाम की चाय पी और फिर लॉन में बैठकर खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। उसे यहाँ आकर अपने फैसले की दुरुस्तगी का एहसास हुआ। हानिया उसे बहुत गौर से देख रही थी, इतना गौर से कि उसे चिढ़ होना शुरू हो गई। लेकिन वो सोच कर आई थी कि आज ये मार का भी सर करना है। पहले पहल तो वो उससे नज़रें चुराता रहा, लेकिन कब तक? हुस्न हो और वो भी दावत देता हुआ तो कोई जाहिद खुश्क ही होगा जो अपनी जान बचा जाए। और वो जो भी था, लेकिन जाहिद खुश्क तो बिल्कुल भी नहीं था।
उसने भी हानिया की आंखों में झांकना शुरू कर दिया और वो तो तैयार बैठी थी। इशारों में बातें करना तो उस पर ख़त्म था। थोड़ी देर वहां बैठकर हानिया उठ गई और लान के कोने पर बने हट की तरफ चल पड़ी, जहां से पूरा एबटाबाद नजर आता था। लाडली भी उठकर अपनी फ्रेंड की तलाश में निकल गई और वो अकेला वहां बैठा रह गया। सर उठाकर देखा तो हानिया दूर खड़ी उसे पास बुला रही थी। वो उठा और उसके पास जा पहुंचा। आप इतने लिए दिए अंदाज में क्यों रहते हैं? नज़र उठाकर देखें कितने लोग आपके मुंतजिर हैं। हानिया ने एक अदा से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और उसने भी उसे मायूस नहीं किया। 2 कदम बढ़ाकर उसके पास आ गया, इतना पास कि उसकी सांसें हानिया के चेहरे से टकरा रही थी। वो तंग आ गया था इन यादों के पीछे भागते भागते। हानिया थोड़ा सा गड़बड़ा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक से इतना करीब हो जाएगा। मैंने कब लोगों को मायूस किया? देखिए मैं आपके सामने हूँ, उसने हानिया की आंखों में झांक कर जवाब दिया, और वह खुशी से झूम उठी। कब से आपकी मुंतजिर हूँ मैं, लेकिन आपको ऑफिस से फुर्सत ही नहीं होती, हानिया ने शिकवा किया। सारी शिकायतें आज ही करनी है क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो, वो उसकी मखमूर आंखों में देख कर बोला। अब आपको जाने नहीं दूंगी मैं, रात यहाँ आप मेरे साथ गुजारेंगे, हानिया उसको अजीब सा इशारा करती हुई बोली, जिसका मतलब वो बखूबी समझता था। जाहिर सी बात थी, सारी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजारने वाली लड़की इतनी बेबाक तो हो ही सकती थी। साथ ही हानिया ने उसका हाथ थाम लिया और किनारे पर लगे बेंच पर बैठ गई। वो भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। फिर वो जो बोलना शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही ना लिया। मुझे ये पसंद है, ऐसा लड़का, वैसी जगह, ऊंचे पहाड़, गहरे समंदर। नीज उसने अपनी सब पसंद नापसंद उसे बताना शुरू कर दी। वो बोर तो हुआ, लेकिन इसके अलावा कोई जाए पना नहीं थी जहाँ वो जाकर छुप जाता। रात हुई और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बूफे डिनर किया गया। उसके बाद सब लोग बीच में बने लॉन में बॉन फायर जलाकर उसके गिर्द बैठ गए। हानिया मुसलसल उसके साथ ही चिपकी हुई थी, जबकि लाडली अपनी सहेली के साथ मसरूफ़ थी। सर्दी का बहाना करके हानिया तकरीबन उस पर लदी जा रही थी और वो भी उसको मना नहीं कर रहा था। जो होना है अब हो जाए, मुझ में अब और बर्दाश्त नहीं, उसके बागी दिल ने उसे ललकारा। हानिया ने अचानक उसका बाजू पकड़ लिया और सर उसके कंधे पर रख लिया। वह एकदम चौंका। अचानक बहुत सी तल्ख यादों ने फिर से उस पर यलगार की थी। आंखों के सामने एक और मंजर उभरना शुरू हो गया और वह दुनिया जहान से बेगाना आग के शोलों को घूरने लगा। क्या हुआ? मैंने परेशान होने से मना किया था, बोलने से नहीं, उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, और नायाब हनूज खामोश रही। ए खूबसूरत लड़की, बात तो करो ना, ऐसे चुप मत रहो प्लीज़। उसने नरमी से उसके गालों को छुआ। ये दूसरी बार था कि शहीर ने उसके चेहरे पर हाथ लगाया था। क्या बोलूं? बेइज्जती तो अब होनी ही होनी है मेरी। सिग्नल है नहीं, नंबर बंद जा रहा होगा मेरा। अम्मी ने तो मेरी बैंड बजा कर रख देनी है। कहेंगी ये कौन से ऑफिस गई थी जहां मोबाइल बंद करके बैठ गई। उसने धीरे से उसके साथ लगे लगे अपना मसला बताया। तुम परेशान ना हो चंदा, अल्लाह बेहतर करेगा। शहीर जो खुद भी परेशान था उसे समझाने लगा। उसे डर किसी इंसान का नहीं था, वो लड़ सकता था और नायाब के लिए तो जान दे भी सकता था, और ले भी। लेकिन अगर जानवरों का पूरा गोल ही आ जाए तो वो क्या करता? गीदड़ वैसे तो बहुत डरपोक मखलूक है, लेकिन जब पूरा गोल हो तो वो शेर बन जाते हैं और हमला कर देते हैं। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं डरी हुई हूँ शहीर, सच्ची में मुझे बहुत डर लग रहा है। नायाब ने रुहासा होते हुए उसकी आंखों में देखा। क्या नहीं था उसकी आंखों में? डर, खौफ, पछतावा, कमज़ोर होने का एहसास। शहीर ने एकदम उसे खुद में भींच लिया। वो उसके सीने से लगी कांप रही थी। ना मेरी जान ना, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना। मर जाऊंगा लेकिन तुम पर और तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। उसने नायाब को खुद से अलहदा किया और उसकी आंखों में देखकर बोला। साथ ही टांगे सीधी की और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। सुकड़ी सिमटी बैठी उसकी गोद में सर रख कर लेटी नायाब सीधी उसके दिल में उतर रही थी। रात का लम्हा, मैं और तुम, जलती आग में दोनों गुम। दिल ये मेरा कहता मुझसे, प्यार के ताने बाने बुन। बस ये डर है रूठ ना जाओ, मेरी धड़कन बस तू सुन। वो धीमी आवाज़ में शेर पढ़ रहा था और नायाब उसकी आंखों में देखे जा रही थी। पहले तुमने मुझे चंदा कहा, फिर मुझे हाथ लगाया, फिर मेरी जान बोल दिया, और अब गोद में लिटाकर रोमांटिक शायरी कर रहे हो। क्या चीज़ हो तुम शहीर अहमद कुरैशी? नायाब ने उसकी आंखों में हनूज देखते हुए तुनक कर कहा। अगर तुमको बुरा लगा तो मैं माजरत करता हूँ। वो एकदम गड़बड़ा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सब कुछ नोट कर जाएगी। बुरा लगता ना उल्लू, तो मैं यूं तुम्हारी गोदी में ना पड़ी होती, उसने अपनी नज़रें आग पर जमाते हुए कहा। और शहीर झूम उठा। धीरे से उसके सर में हाथ फेरते हुए बोला, यहाँ से जब चले जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो मैं इस वक्त को हमेशा याद रखूँगा। वो मदहोश सा होकर बोला,
मुझे बस घर वालों की फ़िक्र हो रही है, वरना तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। नायाब ने इतराते हुए कहा। उसके चेहरे की रौनकें लौट रही थीं। मैं तुम्हारे घर वालों से भी बात कर लूँगा नायाब, लेकिन तुमको कोई कुछ बोला तो मैं बहुत गिल्टी फ़ील करूँगा। उसने जोश भरे लहजे में कहा तो नायाब ने उसका सर में फेरता हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने चेहरे से लगा लिया। रात का समा, भड़कती आग, खामोशी और आसमान पर चांद। शहीर के कानों की लुएं दहकना शुरू हो गई थी। उसने नायाब को उठाना चाहा, वरना उसे किसी गुस्ताखी का खदशा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने और सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और अपने होंठ उन पर रख दिए। पानी सर से ऊंचा हो रहा था और दोनों बहकना शुरू हो गए थे। नायाब ने उसकी आंखों में झांका। उसने अपना सर उसके चेहरे पर झुका लिया। आंखें एक दूसरे की आंखों में गड़ी हुई थी। लरजते होंठ मजीद पास आने का इंतजार दे रहे थे। मदहोशी ही मदहोशी थी। नायाब ने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। एक दूसरे की मोहब्बत में दोनों खोए हुए थे और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दिल मचल रहा था। अचानक सीटी की हल्की सी आवाज़ चौंक कर दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। होश में आते आते दोबारा से सीटी बजी। अब कि उन्हें बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन बहुत दूर से। नायाब फौरन से उठ बैठी। सीटी फिर से बजी और उन्हें दूर से टार्च की रोशनी नजर आई। वो चूंकि ऊंचाई पर थे, इसलिए दूर से आती रेस्क्यू टीम पर उनकी नज़र पड़ गई। शहीद ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और चिल्ला चिल्लाकर उनको आवाज़ें देने लगा। साथ में मोबाइल भी लहरा रहा था। रेस्क्यू टीम ने भी उन्हें देख लिया और उनकी तरफ आना शुरू हो गई। शहीद ने नीचे पड़ा अपना बैग उठाया और नायाब का हाथ थाम लिया। वो अभी तक उसी कंडीशन में थी। नजरें झुकाए खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। शहीद उसे साथ लिए टीले से नीचे उतरा और तेज़ी से रेस्क्यू एहलकारों की जानिब बढ़ा। वो उसके साथ खींची चली जा रही थी। जल्द ही वो लोग टीम से जा मिले। साथ में एहसन भी मौजूद था। उसे देखते ही वो उससे बगलगीर हो गया। जैसे ही तेरी कॉल मिली मैं इधर आ गया और रेस्क्यू वालों से बात की। सारा जंगल इनका देखा भाला है, तो कोई मसला नहीं हुआ। एहसन ने उसे जल्दी जल्दी बताया, जब अचानक ही उसकी नज़र साथ चलती लड़की पर पड़ी और उसकी ज़ुबान को ब्रेक लग गई। ये कौन है शहीर? उसने ताज्जुब से पूछा। वो अच्छी तरह जानता था कि शहीर लड़कियों से कितना एलर्जिक है। बाद में बताऊंगा, अभी इसको घर छोड़ना है मुझे, वरना इसके घर मसला बन जाना है, शहीर ने फिक्रमंदी से कहा और रफ्तार में तेज़ी पैदा कर ली। ओ तेरे की, ये तो वही है शहीर जो उस दिन वहाँ वो कॉफ़ी शॉप, वही ना? वो जो। और शहीर ने उसका मुंह सख्ती से दबा लिया। मैंने कहा ना बाद में सब बता दूंगा, थोड़ा टाइम तो देना यार, शहीर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो एहसन खामोश हो गया। बाहर पार्किंग तक आते आते उन्हें 9 बज गए। शहीर जल्दी से गाड़ी में बैठा और एहसन को रेस्क्यू वालों के साथ छोड़कर गाड़ी तेज़ी से रोड पर डाली। नायाब खिड़की से बाहर देख रही थी और बिल्कुल खामोश थी। अचानक उसके फ़ोन पर कॉल आना शुरू हो गई। उसने फ़ोन उठाया और कुछ देर बात करने के बाद मुतमईन सी हो गई। शहीर के पूछने पर बताया कि घर वाले अभी निकलने लगे हैं पिंडी से और उन्हें पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएंगे, और फिर से बाहर देखने लगी। शहीर को उसकी खामोशी बुरी तरह खल रही थी, लेकिन वो गाड़ी चलाता रहा। दोनों की खामोशी में नायाब का घर आ गया। गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी तो वो बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतरी और गेट तक गई। शहीर उसको ही नोट कर रहा था। गेट खोलकर वो अंदर जाने लगी तो रुकी। पलटकर एक नज़र गाड़ी में बैठे शहीर पर डाली। गुलाबी आंखों से उसे देखा और गेट के पीछे गायब हो गई। शहीर ने बोझल सांस खारिज की और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। शोले रक्स कर रहे थे। माहौल गर्म था और साथ में हुस्न चिमटा हुआ था, लेकिन वो बहुत दूर पहुंचा हुआ था। अचानक से उसने अपना बाजू छुड़वाया और उठकर उसी कोने में बनी चौकी की तरफ चल पड़ा। हानिया ने एक चौंकती नज़र उस पर डाली, फिर आसपास देखा और आराम से खुद भी उठकर उसके पीछे चली आई। हट के कोने पर खड़ा वह दूर जलती रोशनियों को देख रहा था, जो नीचे गहराई में एक समा बांध रही थी। हानिया ने मुड़कर देखा। सब अपने अपने आप में मगन थे। वो तेज़ी से उसके पीछे आई और उसकी बगलों में बाजू डालकर उससे लिपट गई। उफ, तुम कितने टफ लड़के हो। सारी महफिल में तुम जैसा कोई टफ गाय नज़र नहीं आया मुझे। मैं खुद किसी चांस के चक्कर में थी। वो तो शुक्र तुम उठ आए, वरना मैंने तुमको ज़बरदस्ती उठा लेना था। हानिया के आगे कोई ज़्यादा देर इनकार नहीं कर सकता। आखिर में उसने खुद को तारीफ़ करना लाजमी समझा। तुम जाओ, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा। ये मौसम जाने वाला तो नहीं? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैंने कहा अभी जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो ज़ब्त की आखिरी हदों पर पहुँच गया था। ओहो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आओ ना, वहाँ उस बेंच पर बैठते हैं। हानिया ने एक कोने में लगे बेंच की तरफ इशारा किया। तुमको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? यू जस्ट गेट लॉस्ट। उसके हाथ झटकता वो दहाड़ते हुए मुड़ा और उसे घूरा। हानिया बिदक कर एक कदम पीछे हो गई। उसे अचानक उस लड़के से खौफ आना शुरू हो गया था। वो आंखें, लाल अंगारा आंखें उसकी नहीं थी। वो सहम कर एक कदम और पीछे हुई। तुम जाओ, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, अब कि उसने कदरे नरमी से कहा।
एक नज़र उस पर डालकर वो तेज़ी से मुड़ी और वहाँ से चल दी और वो दोनों हाथों से सर थामकर नीचे ज़मीन पर ही बैठ गया। मैं लाख चाहूँ तब भी वो दिल से नहीं निकलती। क्या करूँ मैं? कहाँ ढूंढूं उसे? मिली तो पैरों में गिर जाऊंगा उसके। जब तक माफ़ नहीं करेगी नहीं छोड़ूंगा उसकी जान। खुद से कहता वो रो ही पड़ा था। आज ज़िंदगी में पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए थे, वरना देखे बहुत थे। आज उसे एहसास हो रहा था कि यह माया जब आंखों से निकलता है तो कितनी तकलीफ़ देता है। रूह को खींचकर सारा गम आंखों में जमा हो जाता है। फिर जब बंद टूटते हैं तो सारा जिस्म छलनी हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी और मुंह से बेरब्त जुमले निकलना शुरू हो गए थे। मैंने बहुत बुरा किया ना, है ना? मैं अपनी हर गलती को सुधारूंगा। मैं जलूंगा इस आग में। मेरी सज़ा है ये, काटूंगा इसे। लेकिन तुम प्लीज़ एक बार, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। कहाँ हो तुम? आ जाओ ना प्लीज़। वह तकलीफ़ की आखिरी हदों पर था। मैं वादा करता हूँ अब तुमको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। दोनों हाथों से बाल मुट्ठी में जकड़े वो घुटनों के बल ज़मीन से लग गया। उसे नहीं मालूम था कि वह यादों में इतना डूब जाएगा कि दुनिया जहान से ही बेगाना हो जाएगा। वो रोए जा रहा था और आंसू बहे जा रहे थे। वो घर में दाखिल हुई तो अपने हवासों में नहीं थी। टांगें साथ नहीं दे रही थी और जिस्म से जान निकली जा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, कोई तिश्नगी, कोई अधूरी ख्वाहिश। बस एक अजीब कैफियत का शिकार थी वो। उसने अपने जोगर्स उतारे और वाशरूम में घुस गई। ठंडे पानी के छींटे मारकर बाहर आई तो पंखा चलाकर बैठ गई। हालांकि मौसम पंखे वाला नहीं था। कुछ औसान बहाल हुए तो उठी और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और मुंह लगाकर आधी बोतल गटागट चढ़ा गई। फिर बेड पर पालती मारकर बैठी और सारे हालात पर गौर करना शुरू कर दिया। हाथों में हल्की सी लर्जिश अभी तक थी और बार बार आंखों के सामने वह सब आ रहा था। शहीर का उस पर झुकना और फिर उफ। उसने बोतल साइड पर रखी और दोनों हाथों से सर थाम लिया। फिर से उसके कान तपना शुरू हो गए। आंखें जल उठी थी। वो इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि बाहर से उसे हारन की आवाज़ सुनाई दी। फ़ौरन से अपना हुलिया दुरुस्त करती वो बाहर निकली और गेट खोल दिया। तुम जल्दी आ गई। तुमने तो बोला था लेट आओगी, मामा ने उससे साथ लगाते हुए कहा। काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं भी निकल आई। उसने नज़रें नीची किए जवाब दिया। उसे बहुत मुश्किल हो रही थी उनकी बातों का जवाब देने में। अंदर आकर मरियम खातून ने उससे खाने का पूछा तो उसने बहाना कर दिया कि खा कर आई है और सीधी अपने कमरे में चली गई। लाइट बंद करके बेड पर लेट गई। खिड़की खुली हुई थी और हल्की हवा कमरे में आ रही थी। उसका जहन उन्हीं लम्हात में खोया हुआ था और वह चाहकर भी उस कंडीशन से निकल नहीं पा रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। बॉस कॉलिंग लिखा देखकर उसने कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद फिर से बेल हुई। उसने मोबाइल बजने दिया। बज बज कर वह खुद खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे शहीर का मैसेज मिला। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो और कमरे में हो। प्लीज़ कॉल उठाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसने मोबाइल ऑफ किया और सिरहाने डाल दिया। वो कोई बात करने की पोजीशन में नहीं थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच में डूबी छत को घूर रही थी कि बाहर हार्न बजा। ये आम सी बात थी, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक पत्थर उसकी बालकनी में आ गिरा। अचानक एक ख्याल से चौंक कर वो सीधी हुई। उसे शहीर से किसी भी हद तक जाने की उम्मीद थी। फ़ौरन से खिड़की में आई तो सामने सड़क के पार वो अपनी गाड़ी में मौजूद था और हाथ से उसे फ़ोन का इशारा कर रहा था। वो फ़ौरन से पलटी और फ़ोन उठाकर उसे ऑन किया। कई मैसेजेस एक साथ आए और सब शहीर के थे। अभी वो नज़र दौड़ा रही थी कि कॉल आना शुरू हो गई। उसने लाचारी से कॉल अटेंड की। क्या है ये नायाब, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? जो होना था वो हो गया ना, मेरा कसूर था ना तुम्हारा। फिर क्यों इतना गिल्टी फील कर रही हो? शहीर एक सांस में बोले गया। मैं नॉर्मल नहीं हूँ शहीर, मेरा बहुत बुरा हाल है, तुम नहीं समझ सकते। उसने बेचारगी से कहा। क्या मतलब तुम नॉर्मल नहीं हो? सामने आओ वरना मैं हारन पर हाथ रखकर भूल जाऊंगा। शहीर ने उसे तड़ी लगाई और वो धीमे से चलती हुई बालकनी में आ गई। तुम नॉर्मल नहीं हो तो मैं कौन सा होश में फिर रहा हूँ? रात के 3 बजे तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। दिमाग फट रहा मेरा और तुम मोबाइल ऑफ करके सुकून से बैठी हुई हो। अब कि उसके लहजे में गुस्सा मौजूद था जो उसकी दिमागी हालत की अक्कासी कर रहा था। सुकून में ही तो नहीं हूँ शहीर, तुमसे किसने कहा मैं सुकून में हूँ? उसने खोए खोए लहजे में कहा। फिर बात करो मुझसे, कल मेरी फ़्लाइट है और शायद कल बात ना हो पाए। शहीर ने अपनी उलझन बयान की तो उसे शहीर की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। वाकई वो अपने हवासों में नहीं था। अच्छा करती हूँ बात, तुम घर जाओ, मैं मोबाइल बंद नहीं करूँगी। उसने शहीर को वहाँ से टालना चाहा। रात का टाइम था और कोई भी उसे गली में खड़ा पाता तो एक मसला बन जाना था। नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुजारना है वरना मुझे कुछ हो जाना है। मैं गाड़ी ठोक दूंगा कहीं। शहीर ने उसे ब्लैकमेल किया और उसकी आवाज़ और लहजे से लग रहा था कि वो वाकई कुछ कर बैठेगा। मैं क्या करूं शहीर, बताओ, उसने लाचारी की हद पर पहुंचते हुए जिच होकर कहा। शहीर गाड़ी से उतरा और आसपास देखता हुआ उसकी खिड़की के नीचे आया। एक नज़र चारों तरफ डाली और दीवार पर चढ़कर उसकी बालकनी की ग्रिल दोनों हाथों से थाम ली।
वो अरे अरे करती रह गई और अगले लम्हे वो बालकनी में उसके सामने खड़ा था। ये क्या कर रहे हो शहीर? परेशानी से आसपास देखती वो शहीर की इस हरकत पर हैरान ही तो रह गई थी। अब तो आ गया हूँ, अब यहीं खड़े रहना है या अंदर चलना है? शहीर ने इत्मीनान से हाथ झाड़ते हुए कहा तो उसको तो गोया पतंगे ही लग गए। उसका हाथ पकड़ती वो उसे कमरे में ले आई। वाह शहीर साहब, ऐसी हरकतें आपको जेब नहीं देती कि किसी के घर में आप चोरों की तरह घुस आए। अपने सामने उसे खड़ा करती वो चिढ़कर बोली। अच्छा अब तो आ गया ना, अब मैं जाने वाला नहीं, बता रहा हूँ मैं। शहीर बागी लहजे में बोला। वाकई तुम पागल हो शहीर, और मुझे भी कर रहे हो। मेरे घर में सब हैं, कोई आ गया तो मैं कैसे संभालूंगी? उसने अफसोस से शहीर को देखा। आराम से बोलो तो कोई नहीं आएगा। शहीर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए उसकी कुंडी भी चढ़ा दी। वो उसकी हरकतों को लाचारी से देखे गई। फिर एक लंबा सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और उसे चेयर पर बैठने का बोला। लाइट वो जला नहीं सकती थी, कमरे में बस इतनी रोशनी थी जो बाहर से स्ट्रीट लाइट की आ रही थी। शहीर ने उसे शानों से थामा और कुर्सी पर बिठाकर खुद उसके सामने पंजों के बल बैठ गया और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि तुमको डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन मैं खुद इतना टेंस हो गया था कि फिर मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हारी खामोशी मेरी जान निकाल रही थी, शहीर ने धीमे से कहा। उसका लहजा उसकी दिमागी हालत की अक्कासी कर रहा था। वो बहुत बेसुकून लग रहा था। वो उसकी बातों को सुनकर खुद भी डिस्टर्ब हो गई। जब कुछ समझ में ना आया तो उसके सर में अपना हाथ फेरना शुरू हो गई। उसके बिखरे बाल उंगलियों से संवारने लगी। वो खुद भी ऐसी ही हालत से दो चार थी और सुकून उसे भी चाहिए था। मुझे लगा अगर आज मैं तुम्हारे पास ना आया तो मर जाऊंगा, शहीर ने आने का मकसद वाजे किया। मैं बहुत अजीब कैफियत में थी शहीर, मेरे जिस्म से जान निकल रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा कल जाने का। मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, शहीर ने जज्बाती होते हुए कहा, और वह मुंह पर हाथ रखकर धीरे से हंस पड़ी। बजाओ घंटियां, शहीर ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब तुम हंसती हो ना तो मुझे लगता है कि जैसे सैकड़ों घंटियां मेरे आसपास बज रही हैं। वो शर्माकर नजरें झुका गई। जो कैफियत उसकी ट्रेल से आने के बाद से थी उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो गई थी। बेचैनी सुकून में बदल रही थी और दिल को करार आने लगा था। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने कभी नहीं सोचा था कि रात के इस टाइम वो किसी अजनबी लड़के के साथ कमरे में यूं बैठी होगी। खाना खाया तुमने? उसने शहीर की नाक अपनी उंगलियों से मरोड़ते हुए पूछा तो वो उसके हाथों को थामकर नफ़ी में सर हिला गया। तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? आंखों में यकीन बोल रहा था और वो अपने हाथ उसके लबों से हटाकर नजरें चुरा गई। तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ, वो उठने की कोशिश करते हुए बोली। कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ मेरे सामने रहो, मुझे तुमको देखना है। शहीर फिर से जिद में आ गया। तुमको नहीं पर मुझे बहुत ज़रूरत है। शाम का 1 कप चाय का पिया हुआ है उल्लू। अब बीपी लो हो रहा है, मैं बस 5 मिनट में आई। उसे समझाती वो उठ गई और आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर किचन में आ गई। जो खाने को मौजूद था वो सब ट्रे में सजाया और वापस हुई। वो तो शुक्र था कि मामा पापा का कमरा नीचे वाले फ्लोर पर था, वरना कोई ना कोई ज़रूर आ जाता। कमरे में दाखिल हुई तो शहीर हनूज नीचे ही बैठा हुआ था। उसके सामने कारपेट पर बैठती उसने ट्रे दरमियान में रखी और उसकी तरफ देखकर खाना शुरू कर दिया और उसे इशारा किया। दोनों खाने पर टूट पड़े जैसे सदियों के भूखे हों। जैसे किसी पिंड में दोपहर को शादी का खाना खुल जाता है। सारी प्लेटें साफ करके दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े और फिर हंसते ही चले गए। काफ़ी देर बाद जब हंसी थमी तो उसने शहीर को जाने का इशारा किया। वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था और अब उसे संगीनी का एहसास हो रहा था कि किसी के घर में वो कैसे घुसा है। तो कोई बहस नहीं की और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बालकनी के दरवाजे तक आया। वो उसके पीछे अपनी झोंक में ही चली आ रही थी। अचानक वो मुड़ा और उसके हाथों को पकड़कर चूम लिया। वो एकदम से ही गड़बड़ा गई जब अचानक ही उसकी रग रग में एक सुकून सा उतर गया। वक्त फिर से थम गया। ना कोई बात ना कोई हरकत, दोनों साकत से खड़े थे। थोड़ी देर बाद शहीर ने आहिस्ता से अपने होंठ उसके हाथों से उठाए और उसका माथा चूमकर बाहर निकल गया। किसी बंदर की तरह बालकनी से दीवार और फिर दीवार से गाड़ी तक वो ऐसे पहुंचा जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठकर उसे जन से भगा ले गया। वो बालकनी में खड़ी उसकी गाड़ी तब तक देखती रही जब तक वो अगले मोड़ से मुड़कर नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अगली सुबह वो उठी तो आसमान ने फिर सफ़ेदे की चादर ओढ़ी हुई थी। कोपनहेगन में अक्सर मतला अबरा आलूद ही रहता है। वो अभी किसमें सा ही रही थी कि उसके मोबाइल की मैसेज बीप बजी। सेल उठाकर देखा तो अनजान नंबर से गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ था। उसने मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। फिर से एक और मैसेज आया। हैव अ वंडरफुल डे रपुंजल। अब उसकी समझ में आ गई कि मैसेज करने वाला कार्ल है। एक वही तो था जिसे वो रपुंजल लगती थी, वरना तो लोगों ने उसे क्या क्या नहीं बोल दिया था। उसने मुस्कुराते हुए मैसेज का जवाब दिया और फिर क्या था, एक तवातर से कार्ल के मैसेज आना शुरू हो गए।
और वो भी ऐसी मगन हुई कि फिर दरवाजे पर होती दस्तक से उसे काफ़ी वक्त बीत जाने का एहसास हुआ। उसने मोबाइल साइड पर रखा और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर उसकी आपी मौजूद थी और उसे नाश्ते पर बुला रही थी। अभी आई, वो जल्दी से बोलकर वापस कमरे में आ गई और कार्ल को मैसेज किया कि वो नाश्ता करने लगी है, फारिग होकर बात करती है। सब नीचे मौजूद थे, आपी, बहनोई और उसका प्यारा सा भांजा। कहाँ होती हो भाई? तुम्हारी आपी बता रही थी कि तुम मॉन्स क्लिंट गई हुई थी। चलो अच्छा है, तुम्हारे दोस्त तो बने। ये वही है ना जो स्टेफ हॉट डॉग्स वाले? समीर भाई ने कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखकर तंजिया लहजे में सवाल किया। बहुत कम होता था कि वो उससे खुशगवार लहजे में बात करते थे, लेकिन आज वो उन्हें हैरानी से देखे गई। जब उनके घर में रह रही थी तो उनकी सब बातों को भी हंसी खुशी ही झेलना था उसे। जी भाई, वही है, मिस्टर एंड मिसिज ओलिवर स्टेफ, बहुत अच्छे हैं। उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया और साथ ही स्लाइस उठाकर उस पर जैम लगाने लगी। अच्छी बात है, लोगों में घुलो मिलो, ध्यान बटेगा तो। अपनी रो में कहते कहते वो एकदम से खामोश हो गए, लेकिन जो बात वो उसे जताना चाह रहे थे वो खामोशी की जुबान में भी अच्छी तरह समझा गए, और वो जैम लगाते लगाते उदासी से मुस्कुरा दी। आप बेफिक्र रहें भाई, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ। उसने मुस्कुराकर समीर भाई की तरफ देखा। नाश्ता करते वो उठ खड़े हुए और सलाम करके ऑफिस के लिए निकल गए। उसका सारा मूड फिर से गारत हो चुका था। जैसे तैसे नाश्ता करके वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मोबाइल उठाकर देखा तो कार्ल का मैसेज मौजूद था। वो 2 दिन में कोपनहेगन आने का बता रहा था। उसने मुस्कुराकर मोबाइल रखा और तैयार होने चल दी। उसे क्लारा खातून से भी मुलाकात करनी थी। पता नहीं उसकी खामोशी को उन्होंने क्या समझा होगा। तैयार होकर वो बाहर निकल आई और सीधा उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दरवाज़ा क्लारा खातून ने ही खोला और साथ उसे देखकर चहक उठी। हाथों से पकड़कर अंदर ले गई और अपने सामने बिठाया। मैं तो समझी थी कि तुम अब बहुत दिनों बाद नजर आओगी, उन्होंने उसे प्यार से देखते हुए कहा। बस आंटी, मैं बहुत अपसेट हो गई थी इसलिए ऐसा बर्ताव कर गई, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा की तरह आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। उसने फ़ख्र से क्लारा खातून को देखते हुए कहा। मैं तुमसे कौन सा नाराज़ हूँ हनी, तुम तो मेरी बेटी हो। उन्होंने उसे साथ लगाया। अच्छा, क्या खाओगी? मैं आज तुम्हारी पसंद का सब बनाऊंगी, उन्होंने उसका चेहरा ऊपर करके पूछा। मैं तो आज आपका अल्फ्रेडो पास्ता खाने आई हूँ, वो भी चहक कर बोली तो क्लारा खातून उसे साथ लिए उठ गई। किचन में उसकी कुर्सी रखी और बातों के साथ साथ खाने की तैयारी में मशगूल हो गई।